Hello students, in this semester I will be taking institutional framework for business और आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट एक्ट्स दे रखे हैं। आरबीआई एक्ट 1934, ये हम जब आरबीआई पढ़ेंगे तो उसके साथ करेंगे। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एसबीआई एक्ट, फीमा। सो डिफरेंट एक्ट्स हैं, ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अपने पेपर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमें पता करना चाहिए कि बिज़नेस क्या है। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिनेंस, एनर्जी, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जहाँ पर हमें अपना सर्विसेज देने के लिए या गुड्स बेचने के लिए उसके रिटर्न में हमें कुछ मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक टीचर अपने कॉलेज में पढ़ा रहा है तो वहाँ पे उसको पढ़ाने की कंसिडरेशन पे क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। बट वही टीचर अगर वो घर पे अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पर उसको कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया जा रहा है। तो ये हो गई आपकी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिज़नेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किससे संबंधित है? प्रोडक्शन से, ट्रेड से, बैंकिंग, अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इन सभी से रिलेटेड क्या है? बिजनेस। ठीक है। देन एनवायरमेंट रिफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस विच हैव अ बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस जो है वो कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता, कभी एकांत में काम नहीं करता। वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट। द टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू फर्म एंड इंडस्ट्रीज विच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है कि एक बिजनेस जो डिफरेंट फैक्टर्स से प्रभावित होता है और जिनके एब्सेंस में वो कभी काम नहीं कर सकता, वही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। यानी सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं वो क्या हैं? एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट काम करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के दो डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला क्या है? एक इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये वो एनवायरनमेंट है जिससे बिजनेस डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनका बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर किसी बिज़नेस के पास फिनेंस की कमी होगी, शॉर्टेज होगी, तो वो बिज़नेस प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकता है। सेकंड, फिज़िकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर लेबरर्स या वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ वहाँ पर एफिशिएंट नहीं हैं, अगर वो अपना प्रॉपर 100% नहीं देते हैं, तो वो बिज़नेस भी सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेसेस। हर बिज़नेस का अपना अलग ऑब्जेक्टिव है और अगर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाता है कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करेगा? सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो बिज़नेस बंद हो जाएगा। देन वर्किंग एनवायरनमेंट। हर एक बिज़नेस का वर्किंग कल्चर अलग होता है, वहाँ काम करने का तरीका अलग होता है। तो वो सभी चीज़ें जो हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो बिज़नेस पे भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है। जैसे डिसीजंस लिए जाएंगे मैनेजमेंट की तरफ से, वो इम्पैक्ट करेगा बिज़नेस को डायरेक्टली। अगर बिज़नेस ने, जैसे अभी हम देख सकते हैं कि जो कोविड चल रहा है, उसके चलते क्या है कि सबको जो पेमेंट है पे कट दिया जा रहा है। भाई 50% सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि ऐसी सिचुएशन है कंट्री में या उनके बिज़नेस के लिए जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि वो अब 50% पे करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये क्या है? एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, इससे डायरेक्ट बिजनेस इफ़ेक्ट करेगा। देन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, यानी अगर बिज़नेस में कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो वो भी बिज़नेस लिए हार्मफुल भी हो सकता है और फ्रूटफुल भी हो सकता है। जैसे 90s में पहले क्या होता था कि बैंक्स जो होते थे वहाँ मैनुअल काम होता था, सारी चीज़ें मैनुअली की जाती थी।
लेकिन जब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ, जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, तो क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉयज़ जो बैंक से थे जिन्होंने कहा कि हम नहीं सीखेंगे या हमसे नहीं होगा, तो उन्होंने क्या ले लिया, VRS, उन्होंने अपने आप रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, सीखा और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा जो है इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाएगा, जहाँ पे जो फैक्टर्स बिजनेस पे डायरेक्टली असर डालते हैं। बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो वो फैक्टर्स जो बिज़नेस से रिलेटेड तो हैं, वो बिज़नेस पे एक तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट अगर एक बार हम देखें तो वो फैक्टर्स हैं जिन पे बिज़नेस कंट्रोल कर सकता है, इन सारे फैक्टर्स को बिज़नेस कंट्रोल कर सकता है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, जिनको बिज़नेस कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट ऐसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो बिज़नेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, और मैक्रो क्या है, वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हम इसको आगे देखें, दोनों का बाइफर्केशन, तो क्या है, देखिए बीच में आपको फर्म दे रखी है, जितना आपको इस पिंक कलर में आपको जो दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट, इंटरमीडियरीज और कॉम्पिटिटर्स, ये क्या हैं, आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनसे मिलकर आपका बनता है माइक्रो एनवायरनमेंट। अब जैसे सप्लायर्स हैं, अगर सप्लायर्स हैं, अगर आपके बिज़नेस के, उन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई करने से मना कर दिया, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। कस्टमर्स का क्या है भाई, आज ट्रेड, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें हैं। अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट नहीं समझ में आता है, तो क्या करता है, वो दूसरी कंपनी स्विच कर देता है या दूसरी जगह प्रोडक्ट को लेने के लिए जाता है। तो हमें क्या है, इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। देन मार्केट कभी भी आपका हाई मार्केट हो सकता है, कभी आपका मार्केट लो भी हो सकता है। देन इंटरमीडियरीज, अब एक फर्म को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली एक उसी से अपने बल पे काम कर सके, उसमें कई इंटरमीडियरीज हैं, कुछ फंक्शनरीज़ हैं जिनके थ्रू हम काम करते हैं। तो अगर उनका कोई डिसीजन आता है जो फर्म को इम्पैक्ट करेगा, तो वो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। देन कॉम्पिटिटर्स, अगर मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स उतर आते हैं, प्रतिद्वंदी नए मार्केट में आ जाते हैं, तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो सफ़र कर सकता है। अगर वो आपके प्रोडक्ट्स, आप जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं उससे कम प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में अगर वो ऑफ़र करेंगे अपने कस्टमर्स को, तो उससे क्या होगा, आपका बिज़नेस हैम्पर होगा, आपका बिज़नेस क्या है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स है जिनका बिज़नेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, और इसे हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट की। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो ये एज अ होल बात करता है, यानी ये सभी के लिए बात करता है। जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो किसी एक फर्म से रिलेटेड है, लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, ऑल ओवर इंडस्ट्री से रिलेटेड, डिफरेंट फर्म से रिलेटेड है, सभी के लिए है। तो जैसे इसमें सबसे पहला दे रखा है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब क्या है, एज, सेक्स, आपका लिविंग स्टाइल, कल्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं एक जगह के हिसाब से, प्लेस, हर जगह रहन सहन सब अलग है। अब आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस एक स्टेशनरी शॉप है, तो अगर आपको ये ओपन करनी है तो आप कहाँ पे ओपन करेंगे, किसी फाइनेंशियल स्कूल के पास, किसी ऑफिस के पास, ऐसी जगह पे। अगर आप ऐसी शॉप को कॉलोनी में इस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ पे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो बिज़नेस, जैसे इस समय जो इकोनॉमी की कंडीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो उतनी क्या बोल सकते हैं, फेवरेबल नहीं है। ठीक है, वो फेवरेबल नहीं है, तो इकोनॉमिक के जो डिसीजंस होते हैं वहाँ से वो भी बिज़नेस के ऊपर असर डालते हैं। देन गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट लगातार चेंज होती रहेगी तो भी आपके बिज़नेस को असर पड़ेगा। भाई गवर्नमेंट को और हम पॉलिटिकल को एक साथ देख सकते हैं। जैसे
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर एक गवर्नमेंट 5 साल तक नहीं रुकती है तो वो कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती जाएगी तो वो डिसीजंस बदलते जाएंगे, ठीक है, नए प्लान्स लेते आएंगे, नई पॉलिसीज़ आएंगी, नए टैक्सेशन सिस्टम आता जाएगा, तो वो बिज़नेस को क्या करेगा, हैम्पर करेगा। तो इसीलिए क्या है, एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तो भी बिज़नेस को असर पड़ेगा। देन लीगल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, डिफरेंट एक्ट्स हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो वो एक्ट्स का भी आपके बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई चेंज होता है किसी, लाइक जीएसटी आया, ठीक है, तो जीएसटी से भी बिज़नेस में कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव असर पड़ा है, कुछ बिजनेसेस बंद हो गए, कुछ नए बिजनेसेस इस्टेब्लिश हुए। तो इससे क्या है, जो लीगल एनवायरनमेंट है, अगर लीगल एनवायरनमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो हर एक बिज़नेस को सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, उनको उस लॉ को मानना पड़ेगा। जैसे आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, आपका पार्टनरशिप एक्ट है, तो इन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपका बिज़नेस क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी लगातार चेंज होती रहती है। अब कोई भी मशीन है जो प्रोडक्शन कर रही थी 10,000 यूनिट्स, अब उससे एडवांस मशीन आ गई है जो अब 1 घंटे में या 2 घंटे में उससे डबल प्रोडक्शन कर सकती है। तो जब एक टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो आपको भी उस टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, आपको भी उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। तो हमें क्या टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना है। अब इसका एग्जांपल प्रेजेंट सिनारियो में हम देख सकते हैं कि हम लोग क्लासरूम टीचिंग करते थे, क्लासरूम स्टडीज़ करते थे, बट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है या कंडीशन ऐसी है कि हमें स्विच करना पड़ा और हम आज ऑनलाइन टीचिंग पे आ गए हैं, ठीक है। हमारा जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, अब हम उस पर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन क्या है, पढ़ाई हमारी रुकनी नहीं चाहिए, हमारा जो बिज़नेस है वो रुकना नहीं चाहिए। देन कल्चरल एनवायरनमेंट, कल्चर की बात करें तो हर एक कंट्री का, हर एक रीजन का अलग कल्चर होता है, हमें उस कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नॉर्थ अमेरिका में अगर हम देखें तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर कलर को लेकर कुछ ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं वहाँ पर जो हम वाइट कलर रखते हैं उसका, तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कस्टमर से। क्यों? क्योंकि 12 मास तो वो वाइट कलर देखते ही आइस का, तो इसलिए वो क्या है, वो उसको पसंद नहीं करते। तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या होगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इंडिया में हम लोग वॉलेट्स यूज़ करते हैं, पर्स यूज़ करते हैं, बड़े बड़े पर्स यूज़ करते हैं, बट यही पर्स अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में ले जाकर बेचेंगे तो वहाँ नहीं चलेंगे। रीज़न क्या है, वहाँ पे लोग प्लास्टिक कार्ड यूज़ करते हैं, कैश करेंसी उतना अपने पास नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हमें इन सारे एनवायरनमेंट का ख्याल रखना। अगर वहाँ से कोई चेंजेस होता है तो वो आपके बिज़नेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डालेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब ये क्या है, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स and to control the abuse of powers by controlling the banks by any means necessary and to the interest of Indian economy in general। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो किस लिए लाया गया कि जो डिपॉजिटर्स हैं, जो कस्टमर्स जो बैंक में अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उनको सेफ गार्ड करना, यानी ऐसा ना हो कि जो उनको इंटरेस्ट मिलना है वो ना मिल रहा हो समय पे, या उनका पैसा ना डूबे, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए या उनके लिए ये रेगुलेशन एक्ट लाया गया, ठीक है। इस एक्ट का पास किया गया था, इट वाज पास्ड एज अ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। इट केम इनटू फोर्स ऑन 16 मार्च 1949 एंड चेंज टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फ्रॉम 1 मार्च 1966। यानी कि ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था 1949 में, तो ये किस नाम से हुआ था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, ठीक है, जो 1 मार्च 1966 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से उसको जाना जाने लगा, ठीक है। अब ये जो एक्ट है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ये पूरे होल ऑफ इंडिया, यानी इवन जम्मू एंड कश्मीर जो पहले हमारा इंडिया का हिस्सा नहीं माना जाता था या
हम कहें कि उसको अलग प्रोविंस देखा जाता था, तो अब होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर हर जगह एप्लीकेबल है। और किन बैंक्स पे है? नेशनलाइज बैंक्स, नॉन नेशनलाइज बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। नेशनलाइज बैंक्स हैं, नॉन नेशनलाइज बैंक्स क्या हो रहे हैं? आपके प्राइवेट बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था वो हम देखते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ कैपिटल मैनी बैंक्स फेल्ड एंड हेंस प्रिस्क्राइबिंग अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज फेल्ट नेसेसरी। भाई बिजनेस, कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे तो उसको एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ बिजनेस ऐसे थे, कुछ बैंक्स ऐसे थे जो मिनिमम कैपिटल नहीं मेंटेन कर पा रहे थे या उनके पास इनसफिशिएंट कैपिटल था। तो बैंक जो ये एक्ट आया उसके तहत क्या हुआ कि हर बैंक को एक मिनिमम कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है। देन टू अवॉइड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अमंग बैंकिंग कंपनीज दिस एक्ट वॉज रेगुलेटेड द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस एंड चेंजिंग लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांचेस। दूसरा क्या था कि लगातार बैंक्स पे बैंक्स ओपन होते जा रहे थे तो उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत थी। इसलिए क्या कहा गया कि एक एक्ट की ज़रूरत पड़ी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कि हम उस कंपटीशन को कम कर सकें। देन टू प्रिवेंट इनडिस्क्रिमिनेट ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस। नई ब्रांचेस, कोई भी बैंक अगर नई ब्रांच खोलना चाह रहा है तो लगातार खोलते चले जा रहे थे अलग अलग डिफरेंट रीजन में, तो उनको हमें कंट्रोल करना था कि आप अपने मर्ज़ी से नई ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की ज़रूरत हमें पड़ी। उसके बाद टू असाइन पावर टू आरबीआई टू अपॉइंट, रीअपॉइंट एंड रिमूवल ऑफ चेयरमैन, डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स ऑफ बैंक्स। इस एक्ट के तहत ही हर बैंक के चेयरमैन, डायरेक्टर या ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की पावर किसको दी गई? आरबीआई को। आफ्टर दैट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एंड पब्लिक। पहले डिस्कस हो गया कि पब्लिक को, जो पब्लिक उस बिजनेस बैंक्स में अपना अमाउंट डिपॉजिट करती है उनको सेफ गार्ड करने के लिए ऐसा ना हो कि बिज़नेस अगर बैंक का कोई बिज़नेस डूब रहा हो तो कस्टमर का पैसा उसमें फंस जाए। देन प्रोवाइड कंपल्सरी एमएलगमेशन ऑफ वीकर बैंक्स विथ सीनियर बैंक्स। फिर इसमें क्या हुआ कि जो कमज़ोर बैंक थे, जो बैंक प्रॉपर तरीके से अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे, छोटे बैंक्स थे या वीकर बैंक्स थे, तो उनको क्या करना था? बड़े बैंकों के साथ मिला देना था। ठीक है, एमएल्गमेट कर देना था। इससे क्या होता कि आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो और मजबूत हो जाता। देन इंट्रोड्यूस फ्यू प्रोविजंस टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेन बैंक्स। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोविजंस लेकर आना, प्रावधान लेकर आना, जिससे जो फॉरेन बैंक्स हैं वो आपके कंट्री में जो ऑपरेट कर रहे हैं वो यहाँ का पैसा जो डिपॉजिट किया गया है वो अपने कंट्री ना ले जा सकें या वहाँ पे इन्वेस्ट ना कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए HSBC बैंक है, वो बैंक अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहा है और यहाँ के कस्टमर्स ने अगर वहाँ पे उस बैंक ब्रांच में अपना पैसा डिपॉजिट किया है तो बैंक वो पैसा अपने कंट्री में इन्वेस्ट ना करे। अगर उससे इन्वेस्ट करना है तो वो इसी कंट्री में इन्वेस्ट करें। देन प्रोवाइड क्विक एंड ईजी लिक्विडेशन ऑफ बैंक्स व्हेन दे आर अनेबल टू कंटिन्यू फर्दर और अमेलगमेट विद अदर बैंक्स। जब बैंक्स अपना बिजनेस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हों तो उस केस में उनको लिक्विडेट कर देना, यानी उनको ख़त्म कर देना, या फिर हमें उनको जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बैंक उनके साथ मिला देना है ताकि आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो फिर से मजबूत हो जाए। तो ये आज का डिस्कशन था। आपका काम क्या है कि आपको नेशनलाइज बैंक्स के बारे में बताना है, नॉन नेशनलाइज बैंक्स के बारे में बताना है, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बताना है। उसके बाद साथ साथ आपको ये भी बताना है कि कितने हमारे नेशनलाइज बैंक्स हैं और नेशनलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, कितनी बार नेशनलाइजेशन हुआ है। थैंक यू। जिसके भी जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।